स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट जो सुपर डेट में आएगी उसके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप लोग क्लास में रेगुलर बने रहें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक लक्स है। आपसे पूछ रहा है कि लक्स जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का, ज्योति तीव्रता का, या प्रदीप्त घनत्व का, प्रकाश का वेग। तो जो ये प्रकाश वर्ष दिया है ना, ये देखो प्रकाश वर्ष दिया है, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। ठीक, और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। तो आपसे लक्स के बारे में पूछ रहा है, तो लक्स कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। यानी लक्स किसका मात्रक है, प्रदीप्त घनत्व का। वेग प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, कैंडिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या पर्यावलयाकार दर्पण, यानी पर्यावलयकार दर्पण। तो कौन सा, पैराबोलिक मिरर होता है कि प्लेन मिरर होता है कि कॉन्वेक्स होता है या कॉन्केव होता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कॉन्वेक्स होता है। जो गाड़ी के में लगाया जाता है पीछे देखने के लिए, बगल में शीशा, मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे, कार में देखे होंगे, तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब जो है ना वो सीधा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये पूरी गाड़ी आपको उस लेंस उस दर्पण में दिखाई पड़ेगी। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। निर्वात में होती है, गैस में होती है, द्रव में होती है, या ठोस में होती है। तो देखिए ध्वनि की चाल पूछ रहा है आपसे कि किस माध्यम में अधिक होती है। तो सबसे अधिक आपको किसमें देखने को मिलेगी, ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प, यानी ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक आपको ठोस में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब गैस में क्या होगा, गैस में सबसे कम होती है। सबसे कम मान लीजिए ध्वनि की चाल पूछे तो गैस में, और सबसे अधिक पूछे तो ठोस में। ये सब ध्यान रखेंगे। और निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होगी। सबसे कम आपको कहाँ मिलेगी, गैस में, निर्वात में शून्य होगी, और सबसे अधिक ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि 1 हार्स पावर यानी 1 एचपी में 1 एचपी कितने के बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट, 1000 वाट, 550 वाट, या 786 वाट। तो 1 हार्स पावर में कितने वाट होंगे, 746 वाट। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, ए विकल्प, 746 वाट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अच्छा जो ये वाट है ना, ये उसकी एसआई यूनिट है, शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट या जूल, जूल प्रति सेकंड। वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। जूल किसका होता है, ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। तो ये सब ध्यान रखेंगे। 5वां नंबर आपसे कह रहा है कि रॉकेट का प्रक्षेपण या उड़ाना, रॉकेट का प्रक्षेपण या उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। न्यूटन के 3 नियम है, गति विषयक प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो देखिए ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तृतीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, और तीसरे नियम को क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, यानी जो कोई वस्तु है ना, जितनी क्रिया होगी उस पर उतनी ही प्रतिक्रिया वो लगाएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, सी विकल्प। यानी ये न्यूटन के गति विषय तृतीय नियम से संबंधित है। रॉकेट का उड़ना जो है किससे संबंधित है, गति के तृतीय नियम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। MgCO3, MgOH का होल ट्वाइस, MgSO4, MgO। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपसे सूत्र पूछ रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgOH का होल ट्वाइस। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। ठीक, ये इसमें क्या होता है, ये एसिडिटी, ये एक क्षारक है, तो ये एसिडिटी को
मतलब घटाने का काम करता है। ठीक, ये क्या करता है, एसिडिटी को घटाने का काम करता है। मान लीजिए आपसे पूछे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है, तो ये एंटी एसिड है। कैसा है, एंटी एसिड, यानी अम्ल को घटाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, यानी MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। भार घट जाता है, भार बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो देखिए जब किसी लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसी से तो जंग लगती है। तो क्या होगा, भार उसका बढ़ जाएगा। क्या होगा, भार बढ़ जाता है, यानी जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि पीतल किस धातुओं का मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो आपसे पूछा है कि किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तांबा और तीन को, तांबा और जस्ता को, तांबा और एल्यूमिनियम को, लोहा और निकेल को। तो पीतल किनका मिश्रण है, पीतल तांबा और जस्ता का। किसका मिश्रण है, तांबा, तांबा मतलब तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, पीतल किसका मिश्रण, तांबा और जस्ता। तांबा को कॉपर बोलते हैं, जस्ता को जिंक, यानी जिंक और कॉपर का मिश्रण ही क्या कहलाता है आपको, पीतल, ब्रॉन्ज इसे बोलते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, तांबा और जस्ता यानी कॉपर एंड जिंक का मिश्रण है। अच्छा, इसमें कॉपर लगभग 70% होता है पीतल में। कॉपर, तांबा आपको 70% मिलेगा और जिंक जस्ता कितना मिलेगा, 30%। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है कि तांबे में, पीतल में तांबा कितना है, 70%, जस्ता कितना है, 30%। बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फास्जिन। तो देखिए भोपाल में सन 1984 2 या 3 दिसंबर को रात में घटना हुई थी, इसलिए दो डेट आपको मिलेगी। ठीक, 2 या 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जो वो बनाती थी, खरपतवार नाशक दवाएं बनाती थी। उसी में मिथाइल आइसोसाइनेट EMIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। ठीक है, सोते हुए लोग मर गए थे। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन सी गैस थी वो, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। 10 नंबर कह रहा है कि सिरका, विनेगर इसे बोलते हैं, में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है या फार्मिक अम्ल। तो जो ये फार्मिक अम्ल दिया ये चीटिंग पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलेगा, दूध, लैक्टिक अम्ल दही में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, दही में। और साइट्रिक आपको खट्टे फलों में मिलता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक, और फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। तो बचा कौन सा, एसिटिक अम्ल। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ध्यान से एक बार सारे विकल्प सुन लेंगे। साइट्रिक अम्ल आपको खट्टे फलों में, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसमें साइट्रिक अम्ल मिलेगा। लैक्टिक अम्ल आपको दही मिलेगा। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, जब चींटी काटते हैं ना तो हम लोगों को वो अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल। और सिरके में पूछ रहा था तो सिरके में एसिटिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल किसे बोलेंगे। लाइसोसोम को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या गाल्जी काय को। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस जब आपसे पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका का सौदा वाला पूछेगा तब लाइसोसोम। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक, कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछे तो कौन सा विकल्प सही करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस इसे बोलते हैं, इसी में कोशिका का निर्माण होता है। और कोशिका का दहन का अंत कहाँ होता है, वो होता है आपको लाइसोसोम में। ठीक, तो इसी को कोशिका का मृत दाह बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। और कोशिका का पावर हाउस आप किसे बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का। यह लाइसोसोम आत्महत्या की थैली भी एक नाम देता है। लाइसोसोम के लिए आत्महत्या की थैली पूछा गया है, यूपी टेट में ही पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे, तो लाइसोसोम को। और पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 आपसे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछ रहा है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। कौन सी, लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत, इसी को लीवर बोलते हैं। इसका वजन भी पूछा गया है कई एग्जामों में, तो इसका 1.5 किलो लगभग स्वस्थ मनुष्य में इसका कितना वजन होगा, 1.5 केजी वजन होता है। लीवर का कितना वजन होता है, स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है, 1.5 केजी वजन होगा।
अच्छा मान लीजिए आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा तब तो आप लीवर लगा देंगे, यकृत, ठीक। और सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तब तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की ये होती है। तो जब आपसे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तब आप यकृत लगाएंगे, जब सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तब आप लीवर लगा देंगे। वो सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तब आप कौन सा लगा देंगे, पीयूष ग्रंथि। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक। और अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, जो अग्नाशय दिया है ना ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाने में देखते हैं जब कहीं कट जाता है ना, जैसे मान लीजिए कट गया तो रक्त स्राव हो रहा है तो उसको थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, तो वही आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, सी, ई या के। तो विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के। इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम, मान लीजिए आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, इसी को फ्लेवोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेवोक्विनोन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है, इंसुलिन का स्राव पूछ रहा है आपसे किस अंग से होता है, यकृत से होता है, अग्नाशय यानी पैंक्रियास से होता है, तिल्ली से होता है या गुर्दा से होता है। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है ना वो अग्नाशय से होता है, पैंक्रियास से। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प अग्नाशय, ठीक। अग्नाशय में एक लंगर है, लंगर हैंस नाम की वो होती है दीपकाएं, उन्हीं से इसका स्राव होता है, ठीक है। इंसुलिन का स्राव उसी से होता है। अच्छा इंसुलिन की जब अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, मधुमेह, ये भी पूछा गया है। रक्त में जब शर्करा मात्रा बढ़ जाती है ना तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह, इसी को शुगर बोलते हैं, ठीक। ये अग्नाशय जो है ना, ये इंसुलिन जो नामक हार्मोन है यही नियंत्रित करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन। ये कहां से उत्सर्जित होता है, अग्नाशय से। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर आपसे कह रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, ग्वाइटर जो है किसकी कमी के कारण होता है, लोहा की कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण। तो घेंघा रोग जो है ना वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण, आयोडीन, ये गले में होता है, ठीक है। तो किसकी कमी के कारण आपसे पूछा जाएगा, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये थायराइड ग्रंथि है ना, जब उसका आकार बढ़ जाता है तो उसी को घेंघा रोग बोलते हैं। देहाती मतलब अपने यहाँ इसको गलगंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलगंड, क्या बोलते हैं, गलगंड बोले या ग्वाइटर बोले या थायराइड बोले, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना बोले या घेंघा बोले, ये सब एक ही रोग है। इसकी कमी से होते हैं, आयोडीन की अधिकता के, आयोडीन की कमी से ये हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने की थी, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। तो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी, सन 1928 में। किससे की, किसने की थी, 1928 में, ठीक। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है, ठीक है, ठीक। और एडवर्ड जेनर ने क्या की थी, चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज किससे की, एडवर्ड जेनर ने। और लुई पास्चर ने पेनिसिलिन की खोज की। तो विकल्प आपका कौन सा, नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक। चलिए एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, चेचक के टीके की, ये भी कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि पौधे में जल और खनिजों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से। तो देखिए जल, जल से आप जाइलम याद रखेंगे, ठीक। खनिजों का पूछेगा तो फ्लोएम, खनिजों का परिवहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम से। और जल, जल का परिवहन किसके माध्यम से होगा, जाइलम के माध्यम से। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प। जल वाला पूछेगा तो जाइलम याद रखेंगे क्योंकि जल इसमें भी है उसमें भी है, और फ्लोएम से खनिजों का परिवहन होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फूड, जैसे फूड है, खान, खनिज मतलब जो पोषक तत्व है, तो उसमें आप क्या फूड से याद रखेंगे फ्लोएम, जल से याद रखेंगे जाइलम। बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे पूछा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस क्या होता है, ठोस पानी यानी ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी बर्फ। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। शुष्क बर्फ क्या होते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप क्या होता है, शुष्क बर्फ कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ठोस हो जाती है यानी जम जाती है तो उसी को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस बोलते हैं।
जो लोग हम ये जल जमाते हैं ना, ये बर्फ तो है लेकिन शुष्क बर्फ नहीं है, तो इतना अंतर समझेंगे। ठीक, अच्छा शुष्क बर्फ में और इसमें अंतर क्या है, जब ये बर्फ पिघलती है ना तो पहले द्रव अवस्था में आएगी, उसके बाद गर्म होकर उसमें बदलेगी, लेकिन जो शुष्क बर्फ होती है ये सीधे ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा गैस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में नहीं आती है। बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या ड्यूफोक्सी लेंस का। तो देखिए निकट दृष्टि दोष, इससे आप याद रखेंगे अनिल, अनिल से याद रखेंगे, आ से क्या हो गया अवतल लेंस, क्या हो गया अवतल लेंस, ना से क्या हो गया अनिल है ना, देखिए अनिल लिख दे रहे हैं अनिल, मान लीजिए अनिल लिखा है। ठीक, तो आ से याद रखेंगे आप अवतल लेंस, ठीक, ना से याद रखेंगे निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा हमेशा अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग होगा, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प, यानी निकट दृष्टि दोष जब आपसे पूछा जाएगा तो अवतल लेंस, और आपसे जब पूछा जाए मान लीजिए दूर दृष्टि दोष तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ये दोनों ध्यान रखेंगे। ड्यूफोक्सी लेंस वो होता है बाइफोकल जहां जिसमें उत्तल और अवतल दोनों का मिश्रण कर दिया जाता है, जिससे किसी को निकट दूर दोनों देखने में समस्या है तब उसमें ड्यूफोक्सी लेंस लगाया जाता है, यानी बाइफोकल लेंस। और किसी को मान लीजिए निकट है, निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो वहां अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में आपको उत्तल लेंस लगेगा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले, सोलर कुकर, सौर सेल, डायनमो, विद्युत मोटर। तो देखिए विद्युत मोटर जो दिया है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन आपसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है सोलर सेल, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बी विकल्प सोलर सेल। सोलर कुकर क्या करता है, इसमें खाना बनाया जाता है, ठीक है, धूप में रख दिया जाता है तो इसमें खाना बनता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की तरफ। फिर आपसे पूछा कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, या वायुमंडल में। तो ओजोन परत आपको कहाँ देखने को मिलेगी समताप मंडल में, ठीक है, कहाँ मिलेगी समताप मंडल में। ठीक, ये मुख्य रूप से 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। समताप मंडल कहाँ 15 किलोमीटर के ऊपर, 35 से 40, 35-40 आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके बीच में पाई जाती है समताप मंडल। पहली परत क्षोभ मंडल, उसके ऊपर क्या है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, 5 मंडल है, फिर आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। तो आपसे पूछ रहा था ना कि ओजोन परत, तो ओजोन परत मतलब O3, O2 प्लस O मिलकर O3 बनाते हैं, तो ये कहाँ पाया जाता है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक, अच्छा मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है क्षोभ मंडल में, आपसे भी पूछ सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी क्षोभ मंडल में, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो सोडियम इसको क्या बोलेंगे साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प। अच्छा इसी को खाने का नमक बोलते हैं, साधारण नमक दे या खाने का नमक दे, दोनों का फार्मूला क्या होगा सोडियम क्लोराइड, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा जो ये Na2CO3 दिया है ना, Na2CO3, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेकिंग सोडा। ठीक, नहीं इसको धावन सोडा बोलते हैं, खानी ये जो सोडियम कार्बोनेट दिया है इसको निरमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं निरमा सर्फ जो आप देखते हैं ना, उसी को सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 बोलते हैं। ठीक, NaCl नमक हो गया, और आपसे सोडियम बाइकार्बोनेट पूछेगा, जो ये NaHCO3 दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसको वॉशिंग सोडा बोलेंगे, उसको खाने का सोडा बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे NaCl को नमक बोलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण किस की दर किस रंग में प्रकाश के सबसे अधिक होती है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो किस रंग में सबसे ज्यादा होता है, हरे प्रकाश में, पीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, या बैगनी प्रकाश में।
तो देखिए हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होगा, किसमें सबसे कम होगा? हरे प्रकाश में। और सबसे ज्यादा किसमें होगा? लाल प्रकाश में। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। आपसे सबसे अधिक वाला पूछ रहा है तो लाल प्रकाश में, और यही मान लीजिए सबसे कम वाला पूछता तो हरे प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक आपको लाल प्रकाश में दिखाई देगा और सबसे कम कब होगा? जब हरा प्रकाश है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे करा कि ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, पास्कल या नॉक? नॉक बोलते हैं इसी को। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन है? डेसिबल। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाएगा? डेसिबल में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक, चलिए अच्छा ये बताइए मानक ध्वनि कितनी होनी चाहिए? मानक ध्वनि WHO के अनुसार जो है ना वो 45 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जो हर्ट्ज दिया हुआ है, ये पास्कल दिया हुआ है, ये सब किसका मात्रक है? हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक है। ये सब ध्यान रखिएगा। प्रेशर का मात्रक कौन सा हो जाएगा? दाब का मात्रक पास्कल है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है और ध्वनि प्रदूषण का मात्रक डेसिबल है। अच्छा WHO के अनुसार मानक ध्वनि कितनी होनी चाहिए? 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर 25 क्वेश्चन थे। 25 नंबर कह रहा है आपसे कि भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र और उपयोग क्या है? H2O आपसे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है भारी जल का और उपयोग पूछ रहा है। H2O पीने के लिए, जो पीने वाला जल है इसको H2O बोलते हैं। D2O परमाणु रिएक्टर में मंडक के रूप में। H2O H2O2 कीटनाशक के रूप में। CO2 आग बुझाने की। तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। अच्छा ये अभिक्रिया में मंदक के रूप में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? अभिक्रिया की गति अगर मान लीजिए मंद करनी है तो D2O यानी भारी जल की बौछार कराई जाती है। ठीक, तो भारी जल का सूत्र आपसे पूछेगा तो D2O, और किसमें प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में। ये सब ध्यान रखेंगे। 25 क्वेश्चन थे, बाकी कमेंट में आप लोग बताएंगे क्लासेस कैसी लग रही है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।